हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसीब है और आप देख रहे हैं ट्रैवल एक्स बाय हसीब इस टाइम। और आपको पता है कि मैं आपके लिए इमिग्रेशन और वीज़ा रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ, और उसमें कुछ ऐसी वीडियोस भी बना देता हूँ जहाँ पे मैं ख़ुद भी ट्रैवल करके आया हूँ, या कुछ ऐसी जिससे आपको उस कंट्री में जो हेल्पफुल हो सकें। तो जो मेरा फेसबुक पेज है ट्रैवल एक्स बाय हसीब, उस पर बहुत से लोग एक सवाल पूछ रहे थे कि इटली का वीज़ा जो है, शेंजन वीज़ा, वो पाकिस्तान से कैसे अप्लाई करना है। और कुछ लोगों ने बताया कि हमें पता चल रहा है कि अभी अपॉइंटमेंट सिस्टम की बजाय वॉक इन वो जो है एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उसकी सारी डिटेल, कैसे आपने अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और इसके लिए आपको किसी एजेंट को कोई 20, 40, 50 हज़ार देने की ज़रूरत नहीं। आप खुद ही ये सारी चीज़ें जमा करके अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कर दिया करो, ठीक है। उससे मुझे पता चलता है कि आपको जो है वो स्टफ़ समझ आ रहा है या नहीं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, कि इटली का वीज़ा पाकिस्तान से कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट बता देता हूँ। वो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने जमा करने हैं, ठीक है। उसके बिना आपका शेंजन का वीज़ा अप्लाई नहीं हो सकता। जो इसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आएगा वो आपका होगा एप्लीकेशन फॉर्म। वो आप इटली की वेबसाइट, इटली की जो एम्बेसी की वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे उसकी कॉपी मिल गई तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ। उस फॉर्म को आपने बड़े एहतियात से फ़िल करना है, ख़ुद ही फ़िल करना है। बड़ा आसान सा वो फॉर्म है, उसमें बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपने फ़िल करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने उसका प्रिंट लेना है, अपने साइन करने हैं, और उसकी जो वो कॉपी है आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ जमा करवानी है, ठीक है। उसके बाद मैं सेकंड की तरफ आऊँ तो आपका जो पासपोर्ट है, जो कि आपको पता है वो ज़रूरी है, वो वैलिड होना चाहिए आपका पासपोर्ट, ठीक है। एटलीस्ट वो 6 मंथ वैलिड हो। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि 1-2 साल आपका पासपोर्ट रहता हो तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि आपको कल को ट्रैवल भी करना है उस पासपोर्ट पर। तो कहीं 3-4 महीने 6 महीने के बाद वो एक्सपायर हो जाए तो आपको मुश्किल आ जाती है, ठीक है। तो उसके बाद आपके थर्ड स्टेप की तरफ मैं जाऊँ तो 2 फ़ोटोज़ चाहिए आपको। 2 की बजाय आप 4 साथ ले जाओ वाइट बैकग्राउंड में। आप किसी भी फ़ोटो स्टूडियो वाले के पास जाओ और उसको बताओ कि मुझे शेंजन का जो वीज़ा अप्लाई करना है, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपकी फ़ोटोज़ बना के दे देगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जी हम लोग घर में कैमरे से अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लें। तो यार, जहाँ पर आप एजेंट्स के इतने पैसे बचा रहे हो वहाँ पर आपको पाकिस्तान में आई थिंक सो 1000 या 1500 में वो फ़ोटोज़, या 500 में बना देते हैं। तो आप इतना ख़र्चा लाजमी कर लिया करो, ठीक है। अच्छा, फोर्थ स्टेप की तरफ जाऊँ तो आपका एक ट्रैवल प्लान क्या होता है। हम लोग डे बाय डे, अगर सपोज़ करें हम लोग 10 डेज़ के लिए जा रहे हैं, तो हम डे बाय डे वीज़ा ऑफिसर को बताते हैं कि फ़र्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डे क्या करेंगे, थर्ड डे क्या करेंगे, एंड ऑन, यानी कि हमारा जो 7 डेज़ या 10 डेज़ का ट्रैवल, टोटल कितने दिन हम लोग इटली में रहेंगे और हम लोग कौन कौन सी जगह विज़िट करेंगे। देखें, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आप अपनी जगहों को ख़ुद भी सर्च कर सकते हो। अगर आपको ये ट्रैवल प्लान ना समझ आए तो आप मेरे फेसबुक पेज ट्रैवल एक्स बाय हसीब पे कांटेक्ट कर लो, वो मैं आपको तैयार कर दूंगा, ठीक है। ओके, उसके बाद सबसे ज़रूरी एक डॉक्यूमेंट जो बहुत से लोग नहीं इसके बारे में समझते, एक कवर लेटर। अब होता क्या है कि आप एम्बेसी ने आपको इंटरव्यू के लिए मोस्टली नहीं बुलाते, ठीक है। जर्मनी वाले तो बुलाते हैं, इटली वाले नहीं ज़्यादा बुलाते, ठीक है। तो जब आप इंटरव्यू पे नहीं जा रहे तो आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वीज़ा ऑफिसर के सामने नहीं रख पाते। तो उसमें एक हम लोग कवर लेटर या वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी उसको कहते हैं, वो हम लोग बनाते हैं। और उसमें हम लोग वीज़ा ऑफिसर को क्या बताते हैं बेसिकली, कि हम लोग कौन हैं, हमने इससे पहले क्या किसी कंट्री में ट्रैवल किया है, या हम लोग जो टूरिज़म के लिए जाना चाह रहे हैं इटली में, हम लोग क्या क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। अपनी फैमिली के बारे में आप बताते हो। अगर इसमें एक चीज़ याद रखो, आपका कोई शेंजन का ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है वीज़ा, तो उसमें लाजमी उस कंट्री का बारे में मेंशन करो और ईयर भी, और उसे आप बता सकते हो कि वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हो पाया, या जो भी आपको उसने रीज़न दिया है, और आप उसके साथ रिक्वेस्ट करो कि मैं आपको श्योर करता हूँ कि मैं इटली में इस जो रीज़न से पहले रिजेक्ट हुआ हूँ, मैं ये काम वहाँ पर नहीं करूँगा, ठीक है। और आप उसमें फिर अपना थोड़ा बताते हो अपने बारे में, और ये भी अपना होम टाइज़ को थोड़ा प्रूफ करते हो। उसे बताते हो कि ये मेरी जॉब है, मैं इतने साल से कर रहा हूँ, या ये मेरा बिज़नेस है, मैं इतने साल से कर रहा हूँ।
और मैं इतने टाइम के बाद जो है वो अपना 10 डेज़ का या 7 डेज़ का जो वट एवर आपका ट्रिप है मैं पूरा करके आपको गारंटी देता हूँ कि मैं वापस आ जाऊँगा। ये कवर लेटर जो है आप लाजमी बनाओ। अगर आपको इसकी भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे फेसबुक पेज ट्रैवल एक्स बाय हसीब पे। इसको मैं आपको एक नॉमिनल चार्जेस में आपको ये भी रेडी कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं होटल बुकिंग की तरफ, ठीक है। ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ, किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट से लेने की ज़रूरत नहीं है। booking.com पे आपने जाना है, जो फ्री कैंसिलेशन वाली बुकिंग होती है आपने वो बुक करनी है और उसके बाद आपने उसकी कॉपी जो है वो एप्लीकेशन के साथ लगा देनी है। उसके बाद हम लोग जाते हैं अपना आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें लोग कहते हैं कि कितने मंथ की, तो 3 मंथ्स की रिक्वायर्ड है, 3 to 6 मंथ। आप बेहतर है कि 6 मंथ की लगा दो, वरना 3 मंथ्स की भी चल जाएगी। इसमें अगर आप जॉब करते हो तो कोशिश करो कि आपकी सैलरी बैंक में आ रही है तो बेटर है, वरना आप अपनी सैलरी स्लिप साथ इसके लाजमी लगाओगे अगर आप खुद डिपॉजिट करते हो, ठीक है। अच्छा, लोग पूछते हैं कि इसमें मिनिमम बैलेंस क्या होता है, तो मैंने हमेशा बताया कि वो लोग ये चेक करते हैं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो मिनिमम बैलेंस आज के दौर की बात करूँ जो 6-7 लाख भी होगा तो ठीक है, लेकिन आपकी सैलरी प्रॉपर जो है वो डिपॉजिट्स हो रही हो, ठीक है। और इसके साथ आपने अपने बैंक से एक बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लाजमी ले लेना है। वो कुछ नॉमिनल से चार्जेस होते हैं बैंक के, वो आपने साथ लगाना है। उसमें लिखा होता है कि आप कब से आपका अकाउंट है और ये आप बैलेंस पूरा मेंटेन रख के जा रहे हो, किसी किस्म का कोई उसमें आप बैंक से, मतलब बैंक की एक गारंटी होती है कि इस बंदे का अकाउंट रियल है और ये मतलब इधर उधर से पैसे पकड़ के नहीं इसने रखे, और वो एक बैलेंस सर्टिफिकेट होता है, वो अपने बैंक से आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, अपनी जो कंपनी है अगर तो वो वेल ऑर्गेनाइज या इंटरनेशनल कंपनी है तो डेट्स वेरी गुड, ठीक है। और अगर एक नॉमिनल आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, किसी आम कंपनी में, तो भी आप उनके लेटर हेड पे एक नो ऑब्जेक्शन लेटर बनाओगे। उसमें क्या लिखा होगा कि आप कब से वहाँ पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, कितने टाइम से कर रहे हो, क्या सैलरी है, क्या बेनिफिट्स हैं आपके, क्या आपको जो भी ओवर टाइम मिलता है या कुछ भी, ठीक है। और वो कंपनी को उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप इटली जा रहे हो, आप घूम फिर के वापस आओगे, ठीक है। ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप अपने बिज़नेस के पेपर, ठीक है, वो साथ लगाओगे। जो भी कोई उसमें किसी भी मतलब जो अदारा है गवर्नमेंट का, उसका कोई पेपर है आपके पास तो वो आप साथ लगाओगे, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप सीईओ भी कंपनी को, तो आप खुद से एक एनओसी लाजमी उसे लिखो कि मैं कंपनी मुझे, क्योंकि आप कंपनी की बेस पे अप्लाई कर रहे हो तो मुझे कंपनी को ऑब्जेक्शन नहीं है ये बंदा घूमने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका एनटीएन जो है वो आपके पास है तो लाजमी साथ लगाओ, ठीक है। आप टैक्स नहीं भी देते हो तो लगाओ, क्योंकि अगर आपकी सैलरी टैक्स में नहीं आती तो उनको पता होगा कि ये बंदा इसलिए टैक्स नहीं देता कि इसकी सैलरी जो है वो कम है, ठीक है। और अगर आप टैक्स देते हो तो अपने पिछले 1 साल के टैक्स रिटर्न की कॉपीज़ भी साथ लगा दो, वो बहुत अच्छा होता है। उससे आपके वीज़ा मिलने में आसानी होती है कि ये बंदा इस कंट्री का टैक्स पेयर है और ये इसकी इनकम अच्छी है, क्योंकि आपके टैक्स में आप हर चीज़ शो करते हो, ठीक है। ओके, उसमें ये तो थी बेसिक डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की तरफ आता हूँ। ये आपके पास हैं तो लगाओ, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आपका कोई भी शेंजन का वीज़ा इससे ऑलरेडी पहले लग चुका है तो वो किसी भी कंट्री के आप साथ लगाओ, वो आपको हेल्पफुल होगा। अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा है वो लगाओ, अगर आपके पास कनाडा का वीज़ा है तो वो लगाओ। इसके अलावा जापान का वीज़ा या किसी भी कंट्री का आपके पास वीज़ा है और आप घूम कर आए हो तो उसकी स्टैंप्स भी साथ लगा दो और वीज़ा कॉपीज़ की कलर प्रिंट कॉपीज़ भी साथ लगा दो, ठीक है। उसके बाद अगर आप मैरिड हो तो एमआरसी यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट लगा दो, ठीक है। और अगर आप मैरिड नहीं हो तो एफआरसी यानी कि एफआरसी आप दोनों सूरतों में लगाओ, मैरिड हो या नहीं मैरिड हो, ठीक है। एक तो एफआरसी सिंपल होता है जो आपका बहन भाइयों के साथ या पेरेंट्स के साथ होता है, एक आपको एफआरसी अपने बच्चों के साथ और बीवी के साथ मिलता है, वो आप लगा सकते हो, ठीक है। इन दोनों की कॉपीज़ भी लगा दो तो बहुत ज़बरदस्त है। ये आपको नादरा से मिल जाता है, आप नादरा के ऑफिस से जाके 1000-1500 में ले सकते हो, ठीक है। ये आपके केस को थोड़ा मजबूत करेगा। उसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, अगर तो वो इंग्लिश में है, जैसे कि कुछ सोसाइटीज़ में आजकल इंग्लिश का पेपर मिलता है तो आप वो साथ लगा दो। अगर आपके पास वो रजिस्ट्री या जिसे हम लोग कहते हैं कि इंतकाल है कुछ भी, वो आप कचहरियों में अपने करीबी जाओगे, वो आपसे 1000 से 3000 रुपया लेंगे और वो नोटराइज उसको कर देंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको स्टैंप कर देंगे। और वो हाई कोर्ट का जो वकील होता है उसकी स्टैंप हो जाती है कि ये डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद देखा है,
अब जब आपने उसको लगाना है तो उसकी एक कॉपी वो नोटराइज वाली लगा देनी है और एक जो ओरिजिनल उर्दू वाली है वो साथ लगा देनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका अपना घर है तो उसकी रजिस्ट्री की कॉपी भी और पेपर भी साथ लगा सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोई घर या दुकान ऐसी है जिसमें आपको रेंट आ रहा है तो आप उसकी इंग्लिश कॉपी का एग्रीमेंट साथ लगा सकते हो कि मेरी एक प्रॉपर्टी है जिस पे मुझे रेंट आता है, मुझे इनकम आती है। ऐसा कोई भी सोर्स आपका जिससे आपको इनकम आती है आपने शो करना है, ये आपके होम टाइज को मजबूत करेगा कि आप यहाँ पर वेल सेटल्ड हो। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के जो आजकल हालात हैं, हम लोग जाते हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई वापस मोस्टली नहीं आ पाते, ठीक है। वो मजबूरी से उधर आ जाते हैं जो भी, लेकिन गलत है, लीगल है, मैं इसको प्रेफर बिल्कुल नहीं करता। लेकिन आप जो कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि आप अपनी होम टाइज को जितना मजबूत दिखाओगे आपका वीज़ा लगने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है आपके बच्चे अगर पढ़ते हैं तो आप उनके स्कूल की फ़ीस वाउचर भी साथ लगा सकते हो कि मेरे बच्चे भी हैं और ये पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं तो अगर आप अपनी फ़ैमिली के साथ जा रहे हो, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि बच्चों को और फैमिली के साथ जा रहे हो तो उनकी एप्लीकेशन कैसे सेट आप बनानी है। तो जैसे आपने अपनी एक एप्लीकेशन फ़िल की थी आप उनकी एक सेपरेट करोगे, आप उनका कवर बिल लेटर भी बनाओगे। अब होटल बुकिंग जो आपने अपने लिए की थी वो कॉमन सेंस की बात है कि आप लोग एक ही होटल में रहोगे तो वही बच्चों के साथ जितने एप्लीकेंट्स हैं उनके साथ एक एक कॉपी उसकी लग जाएगी। बैंक स्टेटमेंट आप अपनी लगाओगे और जो बच्चों का कवर लेटर बनाओगे या वाइफ का आप उसमें लिख दोगे, या पेरेंट्स साथ जा रहे हैं उनका भी लिख दोगे कि उनको स्पॉन्सर आप कर रहे हो, ठीक है। आपने अपना पूरा कवर लेटर कॉपी पेस्ट नहीं कर देना उसमें। तो अब जब ये सब हो जाएगा उसके बाद आप उनकी एप्लीकेशन और अपनी पूरी एक रख के इटली की एम्बेसी में या इटली कॉन्सुलेट के अंदर जाके, वाकिन आजकल की बात कर रहा हूँ, बात का मुझे पता नहीं है क्योंकि एकदम से रश और वो लोग इसको चेंज कर दें, अभी आप उसमें जाओगे। फ़ीस की बात करूँ तो 80 यूरोस पर पर्सन इसकी फ़ीस है। आप जाएंगे जो कि नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं मिलेगी। आप जाके ये डॉक्यूमेंट्स ले जाओ, अपना वीज़ा अप्लाई करो। अगर तो आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, आप अच्छी जॉब कर रहे हो, अच्छा बिज़नेस है, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा। और अगर आप बिल्कुल समझ रहे हो कि यार मैं ज़िंदगी में कभी किसी कंट्री नहीं गया, मैं जॉब नहीं करता हूँ, ठीक है, या मैं कोई 15-20 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ पे मंथली किसी शॉप पे जॉब कर रहा हूँ और मुझे वीज़ा मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई एजेंट आपको ये कह रहा है कि भाई मैं आपको डन बेस पे वीज़ा दूंगा, तो मैंने हमेशा आपको समझाया डन बेस कुछ नहीं है। होता क्या है, आपसे वो 2-4 लाख रुपया लेंगे, आपकी एप्लीकेशन अप्लाई कर देंगे। हो सकता है कोई किस्मत आपकी ऐसी हो कि वो वीज़ा लग के आ जाए तो वो आपके 10-15 लाख ले लेंगे, या वो आपको क्या करते हैं कि आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो आपके पैसे जल्दी वापस नहीं करते, कि 1-2 साल वो आपके पैसों को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आपके पैसों की वैल्यू गिर जाती है और वो आपका जो 10 लाख था उसकी जगह वो आपको 8 लाख वापस दे देते हैं। देते 10 ही हैं लेकिन वैल्यू जब गिर गई, एक चीज़ आपने पहले 10 लाख में ली थी अब वो 15 लाख में मिल रही है, तो आपकी तो वैल्यू ख़त्म होगी पैसों की। तो इसमें वो झूठे भी नहीं होते और आपका जो है पैसा भी 1 साल के बाद आपको तंग करके वापस कर दिया जाता है। तो आप कोई लीगल केस भी नहीं कर सकते क्योंकि डन बेस का कोई किसी एम्बेसी में कोई सिस्टम ही नहीं है, ये झूठ है सारा, ठीक है। तो कोई इनविटेशन वो आपको कहते हैं मंगवा के देंगे, कि वो भी झूठ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई ऐसा इनविटेशन नहीं होता, ठीक है। हाँ, आपका कोई अपना फैमिली मेम्बर है, उससे कोई वहाँ की गवर्नमेंट से स्टैम्प शुदा या वहाँ की जिसे बल्दिया हम लोग कहते हैं, म्यूनसिपैलिटी कहते हैं, वहाँ की या गवर्नमेंट के किसी अदारे से कोई प्रॉपर लेटर आपको आपका फैमिली मेम्बर भेज रहा है तो वो एक्सेप्ट। अब एक सादा पेपर पे वो लिख के भेज दे कि मैं इसको बुला रहा हूँ, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ आ गई होगी कि आपने इटली से शेंजन का वीज़ा ख़ुद कैसे अप्लाई करना है। अगर मैं आपको भी फिर बता रहा हूँ, अगर आपको कवर लेटर बनाने में कन्फ्यूजन है, आपको ट्रैवल प्लान बनाने में कन्फ्यूजन है, आपको टिकट बुकिंग कॉपी बनाने में इशू है, तो वो तीनों चीज़ें मैं आपको नॉमिनल चार्जेस पे बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। किसी को 40-50 हज़ार देने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत थोड़े चार्जेस जो आते हैं उसमें बना दूंगा आपको, ठीक है। और वो आप जाके अप्लाई करो खुद, किसी एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं। अगर आपका वीज़ा आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो भाई आपका वीज़ा खुद ही लग जाना है। और आपको किसी एजेंट के पास आपको लगता है कि आप जाके वीज़ा लगवाओगे या मुझसे फ़ाइल बनवाओगे आपका वीज़ा लगेगा गारंटी, तो ये ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ अपना काम खुद करो, क्योंकि जो काम आप अपना वीज़ा खुद से फ़ाइल तैयार कर सकते हो, आप अपनी फ़िक्र आपको होगी कि यार मेरा वीज़ा रिजेक्ट ना हो जाए, आप हर चीज़ ठीक लिखोगे। मैं लिख रहा हूँ या कोई एजेंट लिख रहा है तो यार
वो 10 बंदों की एप्लीकेशन बना रहा है, वो क्या करेगा, बस जल्दी जल्दी से बस जो सामने आया गलत भी हो गया तो कहेगा क्या अब मैं शुरू से इसको शुरू करूँगा, जाने दो क्या है, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मेरा तो नहीं होगा, इसका होगा। लेकिन आपसे अगर गलती होगी तो आप उसको 10 दफ़ा पढ़ोगे, गलती को ठीक करोगे। सिर्फ ये मेरा कहने का मकसद है। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी, और इंशाल्लाह अगर किसी का इसको देख के वीज़ा लगता है तो लाजमी कमेंट में बताइएगा। इससे पहले जो दोस्तों के तुर्की के मेरी वीडियोस देख के वीज़े लगे हैं, स्पेन के लगे हैं, उन सबको मुबारक हो। और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मुझे कमेंट करके बताते हो कि वीडियो देख के आपने वीज़ा लगवाया और बगैर एजेंट के आपका वीज़ा लगा और आपके पैसे बचे। तो मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन खुशी होती है कि यार लोगों को इन दिनों के हालात में अगर किसी का वीज़ा 50-60 हज़ार एजेंट की फ़ीस दिए बगैर लग रहा है तो इससे बड़ी कोई अच्छी नेकी नहीं है किसी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक का बटन दबाना। अपना बहुत सा ख्याल रखना। जल्द एक नई वीडियो के साथ आऊँगा कि यूके का वीज़ा पाकिस्तान से कैसे अप्लाई करना है और उससे दुबई, सऊदीया, जीसीसी कंट्री से कैसे अप्लाई करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करें, मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ इंशाल्लाह, लेकिन जल्द वो भी वीडियो अपलोड करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखना। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।